हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम सी लैंग्वेज में टू ड्रॉ अ कलर्ड सर्कल। ये ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम है। तो कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि एक ग्राफिक्स को यूज़ करता हुआ प्रोग्राम ज़रूर बना के बताइए। तो इसी सिलसिले में आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक बातें हम ग्राफिक्स के लिए पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट मोड क्या होता है? जैसे हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाता हूँ जो सिंपली मेन CLR then printf hello, राइट। ये एक कन्वेंशन स्टाइल में मैंने प्रोग्राम लिख दिया है। अब इसको हम रन करते हैं। देखिए, ये जो स्क्रीन है इसको अपन कंसोल भी बोलते हैं, और ये स्क्रीन में आप देखिए हेलो प्रिंट हुआ है, 5 कैरेक्टर्स प्रिंट हुए हैं। पर एक लाइन में हम इस तरीके के 80 कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं। हर एक कैरेक्टर को प्रिंट होने के लिए एक निश्चित जगह लगती है, लेकिन चाहे कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा हो, हर एक कैरेक्टर को इक्वल जगह की ज़रूरत पड़ती है। यानी हर एक कैरेक्टर एक रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर है। अब ऐसे कई सारे रेक्टेंगुलर रीजन्स इस स्क्रीन पर होंगे। कितने होंगे? 80 कैरेक्टर्स एक लाइन में और 25 ऐसी लाइंस होगी। तो 80 इंटू 25 करें 2000 आएगा। तो 2000 कैरेक्टर्स एक स्क्रीन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात बहुत सिंपल है समझने के लिए कि अगर एक आउटपुट स्क्रीन है इस तरह से, और सपोज़ करिए इसके अंदर कुछ, मैं इसका कलर भी ब्लैक कर देता हूँ ताकि सेम फील आए। यस। अब इसके अंदर कोई कैरेक्टर एक प्रिंट होगा तो उसको कुछ जगह तो लगेगी। वो जो जगह लगेगी वो निश्चित होगी। ऐसे ही दूसरे कैरेक्टर को भी उतनी ही जगह लगेगी, तीसरे कैरेक्टर को भी उतनी ही जगह लगेगी। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके से 80 रेक्टेंगुलर रीजन्स होंगे, हर एक में एक एक कैरेक्टर बन सकता है। पर अगर मैं 2 डॉट्स भी बनाऊं तो दोनों के बीच में काफ़ी गैप नज़र आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसके अंदर कैरेक्टर नहीं ड्रॉ करना, मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, तो स्मूथनेस तभी आएगी जब बहुत सारे डॉट्स होंगे एक सर्कल में। सर्कल कैसे ड्रॉ होगा? कई सारे डॉट्स को मिला के, लेकिन वो 2 डॉट के बीच में गैप नज़र नहीं आना चाहिए। जबकि आप देखिए इस प्रोग्राम में यदि मैं हेलो की जगह पर इसको हटा के डॉट 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 प्रिंट कर देता हूँ, क्या होगा? 2 डॉट के बीच में काफ़ी गैप नज़र आ रहा है। ये जो गैप है इसके कारण हम स्मूथ सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। ये ड्रॉबैक किसका? टेक्स्ट मोड का। बेसिकली ये स्क्रीन टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए है, डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए नहीं है। तो होना ये चाहिए कि आपका यही एरिया पूरा स्क्रीन का एक अलग परसेप्शन से इसको हम डिफाइन कर सकें। वो परसेप्शन क्या है? वो है ग्राफिक्स मोड। अच्छा, एक सिंपल सी बात सोचिए, ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है जिसमें एक कैरेक्टर प्रिंट होगा, अगर ये छोटा होता तो क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि अब इसी स्क्रीन में ज़्यादा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, राइट? तो ज़्यादा कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अगर इसको और छोटा किया जाए, इतना छोटा कर दिया जाए कि एक छोटा सा डॉट बन जाए, तो बहुत सारे डॉट्स पूरी स्क्रीन पे आएंगे। पर एक डॉट के अंदर कैरेक्टर ड्रॉ करना मतलब दिखाई थोड़ी देगा। इसीलिए ये जो डॉट है इसको हम बोलते हैं पिक्सल, और ये ग्राफिक्स मोड की कहानी है। यानी टेक्स्ट मोड में जहाँ पे एक रेक्टेंगुलर रीजन रिक्वायर्ड था एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए, ग्राफिक्स मोड में छोटे छोटे डॉट से मिलकर पूरी स्क्रीन डिफाइन होती है। एक लाइन में 640 डॉट्स होते हैं, और ऐसी 480 लाइंस होती हैं। यानी ऊपर से नीचे करें तो 480 डॉट्स हैं। तो 640 इंटू 480 ये स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा। ये रेजोल्यूशन वेरी कर सकता है। मैं जिस स्टैंडर्ड आईडी को यूज़ कर रहा हूँ वो 16 बिट का है, और इसका नाम है बोरलैंड का टर्बो C++ 3.0। तो अगर मुझे कोई कैरेक्टर भी ड्रॉ करना होगा, फॉर एग्जांपल ए बनाना है, तो मुझे बहुत सारे डॉट्स को मिलाकर ए बनाना पड़ेगा। तो टेक्स्ट मोड से ये काफ़ी डिफरेंट है, जिसमें कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना ही मकसद नहीं है, इसमें हम डायग्राम्स भी ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि सर्कल।
तो ये बहुत आसान हो जाएगा ग्राफिक्स मोड में, जो कि टेक्स्ट मोड में स्मूथनेस हमें नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इस स्क्रीन को एक अलग परसेप्शन से देखा जाए, यानी यहाँ पर रेक्टेंगुलर रीजन्स कंसिडर ना हों, बल्कि माना जाए कि बहुत सारे पिक्सल्स हैं। और इस तरह से डेफिनेशन को हैंडल करने के लिए जो प्रोग्राम लिखा गया उसे हम बोलते हैं ग्राफिक्स ड्राइवर। और ये ग्राफिक्स ड्राइवर रखा कहाँ होता है, तो ये आपने जहाँ पे टर्बो इंस्टॉल किया होगा उसमें एक BGI नाम का फोल्डर होता है। ये TC के अंदर एक BGI नाम का फोल्डर है जिसके अंदर एक फाइल है egvj.bgi। तो ये बोरलैंड ग्राफिक्स इंटरफेस है, ये बेसिकली ग्राफिक्स ड्राइवर कंटेन कर रही है, तो हमें इस फाइल की ज़रूरत है। इसके अलावा हम ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी काम करेंगे उसके लिए कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जैसे कि इनिट ग्राफ, सेट कलर, सर्कल, क्लोज ग्राफ, जिसको मैं अभी प्रोग्राम में यूज़ करूँगा। ये सभी कुछ डिक्लेयर्ड है graphics.h हेडर फाइल में, तो आपको अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, ये हमें नहीं मालूम कि कौन सा ग्राफिक्स ड्राइवर, तो GD में हमने क्या रखा, 0 रखा। अगर मैं 1 रखता तो 1 किसी पर्टिकुलर ग्राफिक्स ड्राइवर को डिनोट करता है। 2 रखता तो वो किसी दूसरे ग्राफिक्स ड्राइवर को डिनोट करता है। यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं अलग अलग जो ग्राफिकल स्क्रीन को मैनेज करेंगे। तो ग्राफिक्स ड्राइवर कौन सा यूज़ करना है, आपको वो नंबर GD के अंदर असाइन करना है। अगर आपको नहीं पता है उस नंबर के बारे में तो 0 लिख दीजिए। 0 का मतलब है ऑटो डिटेक्शन। तो जो बेस्ट रेजोल्यूशन वाला ग्राफिक्स ड्राइवर होगा अवेलेबल, उससे GD को इनिशलाइज ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा जब हम इनिट ग्राफ फंक्शन को कॉल करेंगे। फिलहाल तो ये मेरे लिए सिर्फ एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 0 रखा है। जब मैं 0 रख रहा हूँ तो GM के अंदर कोई वैल्यू नहीं रखनी है। अब मैं इनिट ग्राफ फंक्शन को कॉल करता हूँ। इनिट ग्राफ फंक्शन में मैं सबसे पहले पास करता हूँ एड्रेस ऑफ GD। देखिए एड्रेस क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एड्रेस पास करूँगा तो इनिट ग्राफ फंक्शन GD की वैल्यू में चेंजेस भी कर सकता है। अब जब GD की वैल्यू को वो देखेगा कि 0 है, इसका मतलब ऑटो डिटेक्शन, तो इस तरीके से इनिट ग्राफ फंक्शन GD की वैल्यू को अल्टर कर सकता है। और दूसरा आर्गुमेंट इसमें पास होगा एड्रेस ऑफ GM। एक ग्राफिक्स ड्राइवर कई ग्राफिक्स मोड में काम कर सकता है। अलग अलग ग्राफिक्स मोड का मतलब है कितने कलर्स को सपोर्ट करेगा, क्या रेजोल्यूशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। रेजोल्यूशन कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा पैरामीटर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। GD GM को तो जैसा मैंने कोड में लिखा है बिल्कुल वैसे का वैसा आप लिख सकते हैं, लेकिन जो तीसरा पैरामीटर है वो होगा आपकी egvj.bgi फाइल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई दी, उसका पाथ। जैसे मेरे यहाँ C ड्राइव में BGI नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल रखी हुई है। यहाँ बेसिकली मैंने डॉस बॉक्स से माउंटिंग करी हुई है, तो C ड्राइव का मतलब ही TC फोल्डर है, राइट। एनीवे, आपको बस पाथ लिखना है जहाँ पर BGI फाइल होती है। अगर BGI फाइल उसे मिल जाती है इस पाथ पे, तो इसका मतलब इनिट ग्राफिक्स मोड से इनिशलाइज कर देगा। इसके बाद हम कोई भी ग्राफिकल डायग्राम या ग्राफिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैंने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल एक फंक्शन है जिसमें हम 3 आर्गुमेंट पास करते हैं। पहला आर्गुमेंट और दूसरा आर्गुमेंट सेंटर को डिनोट करता है। तो जैसे मैंने लिखा 300, 200, तो 300 x कोऑर्डिनेट हो गया, 200 y कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाइए। 300, 200 यानी 300 पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट, 300 पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड 200 पिक्सल फ्रॉम द टॉप। तो 300, 200 ये पॉइंट हो गया। इसके बाद रेडियस कितने पिक्सल्स को मिला के एक रेडियस बनाना चाहते हैं, तो हमने बोला 70 पिक्सल्स, लेट्स से। तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद हम गेट ch लिख देते हैं। गेट ch के बाद ग्राफिक्स को वापस से अनइनिशलाइज करने के लिए क्लोज ग्राफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम फिनिश। छोटा सा प्रोग्राम है। ये देखिए आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि सर्कल किसी दूसरे कलर में दिखाई दे, तो इसके लिए सर्कल ड्रॉ करने के पहले आप सेट कलर फंक्शन को कॉल करिए और कलर का नंबर लिखिए। जनरली 16 कलर्स को ये सपोर्ट करता है। 16 कलर को अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रॉम 0 to 15। तो 15 जो है वो वाइट को रिप्रेजेंट करेगा, 0 जो है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट करेगा।
मैं मिड वे में कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 4, तो ये रेड कलर में डिस्प्ले हो गया। अगर आप चाहें तो कलर्स के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा येलो। ये मैक्रोज हैं इसलिए, और ये graphics.h में डिक्लेयर्ड है तो कैपिटल लेटर में ही लिखना ज़रूरी है। मैंने येलो लिखा, ये येलो कलर में ड्रॉ हो गया। ऐसा नहीं है कि सारे कलर्स चलेंगे, केवल 16 कलर्स ही होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वो 16 कलर्स कौन से हैं वो देखें तो आपको हेल्प में जाना पड़ेगा। इसी का हेल्प सेक्शन होता है, या आप हेल्प सेक्शन भी देख पा रहे हैं। मैं हेल्प में आपको दिखाता हूँ। इंडेक्स में जाइए, यहाँ पे कलर्स लिखिए और सभी कलर्स के आपको नाम भी दिख रहे हैं, मैक्रोस, और उनकी कांस्टेंट वैल्यू भी दिख रही है। तो जैसे मैंने अभी येलो लिखा, येलो की जगह मैं 14 भी लिख सकता था, राइट, और मैंने 4 लिख दिया था तो वो रेड कलर हो रहा था, राइट। तो इस तरीके से आप सर्कल ड्रॉ करते हैं। आप और भी कई सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस आपको कहाँ मिलेंगे, तो graphics.h में। graphics.h में यदि आप देखें तो ये सारे फंक्शंस की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। आप एक एक फंक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। मैंने अभी आपको सर्कल बताया, देखिए ये सर्कल है, तो सर्कल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है, किस तरीके से उसका सिंटेक्स है, कैसे लिखना है, और इसका एग्जाम्पल भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो आपने सर्कल का एग्जाम्पल देखा और इसको देखकर भी आप चीज़ें सीख सकते हैं। तो आई होप आपको ये ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं जब आप प्रोग्राम बनाएं तो प्रॉपरली चल ना पाए, कुछ एरर्स आएँ। तो ख़ास तौर पे इसमें ध्यान रखिएगा, एरर आने की एक मेन वजह यही होती है कि आप ये पाथ सही नहीं लिखते। ये पाथ मेरे कंप्यूटर के हिसाब से है, ज़रूरी नहीं कि आपके कंप्यूटर में यही हो। तो यदि आपको इसमें कुछ दिक्कत जाती है, BGI फाइल पहले आप देखिए कहाँ रखी हुई है, आपको उसी जगह का पाथ देना है, और आप नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, तो फिर आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में कमेंट भी डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे 2 YouTube चैनल्स हैं, आप इनमें से इनको सब्सक्राइब करिए। पहला YouTube चैनल है जिसमें आपको C, जावा या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस मिलेंगे, जबकि दूसरा वाला YouTube चैनल है जिसमें केवल C++ के लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप ये दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए ताकि इन नए नए वीडियोस जो मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ उसकी आपको जानकारी मिल सके। यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को तो लाइक करिए ही करिए, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बाकी और जो नए वीडियोस आते जा रहे हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहें, और सारे वीडियोस आपको एक जगह पर मिल जाया करें। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यदि आपको कोई डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है। और आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको पेस्ट करें यदि आपको पसंद आया। और अगर आपको कुछ इसमें कुछ दिक्कत भी लगती है, कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी लगती है, तो आप उसका सजेशन भी मेरे को दे सकते हैं। मैं उसे बहुत अप्रिशिएट करूँगा और डेफिनेटली अपने आने वाली वीडियोज़ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।